जनवरी का महीना था। ठंड अपने चरम पर थी। गांव के चारों ओर सफेद कोहरा ऐसा फैला था मानो धरती ने चांदी की चादर ओढ़ रखी हो। मकर संक्रांति की तैयारियां जोरों पर थी। बाजार में तिल, गुड़, पतंग और पकवानों की बहार थी। हर कोई त्योहार की उमंग में डूबा नजर आ रहा था। पर गांव के बाहर एक कोने में कच्ची झोंपड़ी में सन्नाटा पसरा हुआ था। उस झोंपड़ी में सुनीता अपने 8 साल के बेटे राजू के साथ बैठी थी। सुनीता की झोंपड़ी के बाहर बच्चों के पतंग उड़ाने की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी में खुशियों की पतंग कहीं गुम हो गई थी। उसका पति रमेश, जो उसका सहारा और उसके परिवार की रीढ़ था, 1 साल पहले खेत में काम करते हुए एक हादसे का शिकार हो गया था। उसके बाद से सुनीता और राजू की जिंदगी एक गहरी खाई में धंस गई थी। रमेश के जाने के बाद सुनीता ने हार मानने की बजाय अपने दुख को अपनी ताकत बनाया। उसने अपने बेटे के लिए एक नई शुरुआत करने की ठानी। घर चलाने के लिए उसने गांव के बड़े सेठ मोहन से दूध लेना शुरू किया और अपनी मेहनत से उसे दही में बदलकर बेचना शुरू किया। सुनीता का दही मीठा और ताज़ा होने के कारण धीरे धीरे गांव में मशहूर हो गया। लोग उसे मीठी दही वाली कहकर पुकारने लगे। सुनीता रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठती। कड़ाके की ठंड में वह अपने बेटे को गर्म कपड़ों में लपेटकर झोपड़ी में छोड़ देती और सिर पर दही से भरी मटकी रखकर गांव-गांव घूमती। उसकी आवाज, दही ले लो भाई, मीठा ताज़ा दही ले लो, सुनते ही लोग अपने घरों से निकल आते। उसकी मेहनत, ईमानदारी और मीठे बोलों ने उसे गांव वालों के दिलों में खास जगह दिला दी थी। सुबह का वक्त था। ठंडी हवाएं झोंपड़ी के भीतर तक दस्तक दे रही थी। झोंपड़ी के कोने में बैठा राजू ठंड से बचने के लिए अपनी माँ की पुरानी ऊनी शाल में लिपटा हुआ था। सुनीता ने चूल्हे पर रखी रोटी को पलटा और राजू की तरफ प्यार भरी नजरों से देखा। राजू बेटा, सुनीता ने धीरे से कहा, बाहर बहुत ठंड है, तुम घर में ही रहना, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर रख देती हूँ। जब भूख लगे खुद निकाल कर खा लेना। राजू ने अपनी माँ की बात ध्यान से सुनी और मासूमियत से मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, मैं घर पर ही रहूंगा, पर आप जल्दी आना। सुनीता ने उसका माथा चूमकर शाल को और कसकर लपेट दिया। ठीक है बेटा, तू अच्छे बच्चे की तरह घर पर रहना, मैं जल्दी लौट आऊंगी। यह कहकर उसने अपनी मटकी सिर पर रखी, जिसमें ताजा दही से भरी मिट्टी की हांडियां थी, और बाहर निकल पड़ी। सुबह का कोहरा अब भी गहरा था। सुनीता अपने कदमों को तेज करती हुई गांव की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में ठंड के थपेड़े और पैर के नीचे जमती ओस की ठंडक उसे महसूस हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। गांव के चौराहे पर पहुंचकर उसने अपनी आवाज बुलंद की, दही ले लो दही, आपके गांव में आ गया है शुद्ध ताज़ा दही, मीठा हो या खट्टा, जैसा मन चाहे वैसा दही ले लो। मेरे यहाँ का दही एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे, सेहत के लिए बढ़िया और स्वाद में लाजवाब। उसकी आवाज जैसे ही गूंजती, गांव वालों के कदम अपने आप उसकी ओर बढ़ने लगते। छोटे बच्चे, महिलाएं और बूढ़े सब उसके पास जुटने लगे। अरे सुनीता, आज तो बड़ी मिठास भरी आवाज में बुला रही हो, जरा मुझे भी एक हांडी देना। एक बूढ़ी अम्मा बोली। अरे भाभी, मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, एक हांडी मीठे दही की मुझे भी चाहिए, एक औरत बोली। सुनीता के चारों ओर भीड़ लगने लगी। वह मुस्कुराते हुए हर किसी की पसंद के हिसाब से दही निकाल निकाल कर देने लगी। उसकी मेहनत, उसकी मीठी बातों और दही के लाजवाब स्वाद ने हर किसी को उसका कायल बना दिया था। गांव के बीचों बीच सरला काकी का घर था। सरला काकी उम्रदराज थी, लेकिन उनकी हंसी और मीठी बातों में आज भी वही ताजगी थी जो कभी उनके जवानी के दिनों में हुआ करती थी। उनका एक नियम था, सुनीता का बनाया दही खाए बिना उनके दिन की शुरुआत नहीं होती थी।
सुबह जब सुनीता दही बेचने गांव के चौराहे पर पहुंची तो सरला काकी ने दूर से ही उसे आवाज दी, अरे सुनीता, यहाँ आ बेटा। सुनीता ने मुस्कुराते हुए मटकी नीचे रखी और बोली, हाँ काकी बताइए, आज आपके लिए कितना दही निकालूं? सरला काकी ने प्यार भरी नजरों से सुनीता को देखा और कहा, बेटा कल मकर संक्रांति है। मेरे बेटे और बहू को चुड़ादही बहुत पसंद है। तू कल मुझे 1.5 किलो दही दे देना। बिना तेरे दही के हमारे घर त्योहार अधूरा लगेगा। सुनीता ने सिर हिलाते हुए कहा, चिंता मत करिए काकी, कल सुबह मैं आपके घर तक ताज़ा दही पहुंचा दूंगी। इसी बीच पास खड़े एक बुजुर्ग रामदीन चाचा ने भी सुनीता को पुकारा, अरे बेटी, मुझे भी कल 1 किलो दही चाहिए। मेरे पोते को तेरा दही बड़ा पसंद है। सुनीता ने उनके लिए भी दही निकालने का वादा किया। वह अपनी मटकी से दही निकालकर सबको बांट रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी मटकी खाली होने लगी। तभी रामदीन चाचा ने थोड़ा परेशान होकर कहा, अरे बेटा, क्या 1 किलो दही और बची है? डॉक्टर साहब ने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, जिन्हें दही के साथ ही लेना है। मेरे पास दही बिल्कुल नहीं बची है घर में। अब जब दही मिलेगी तभी दवा खा पाऊंगा। सुनीता ने चाचा की बात ध्यान से सुनी और उन्हें दिलासा देते हुए बोली, चाचा, मेरी मटकी में तो दही खत्म हो गया है, लेकिन आप चिंता मत करिए, मेरे घर में 1 किलो दही और रखा हुआ है। मैं शाम तक आपके घर दही पहुंचा दूंगी। रामदीन चाचा ने राहत की सांस लेते हुए कहा, ठीक है बेटी, तेरा बहुत धन्यवाद। शाम तक इंतजार करूंगा। सुनीता ने जैसे ही अपनी मटकी खाली की, एक संतोष भरी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। दिन भर की मेहनत के बाद अब उसे अपने बेटे राजू के पास लौटने की जल्दी थी। वह ठंडे मौसम में अपने कांपते हाथों से मटकी संभालती हुई गांव के रास्ते पर बढ़ रही थी। लेकिन तभी आसमान में काले बादल गहराने लगे और देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवा के तेज झोंकों के साथ बूंदें मानो शरीर को चीर देने वाली लग रही थी। सुनीता ने चारों ओर नजर घुमाई और दूर एक चाय की दुकान पर 2 लोगों को अलाव जलाते हुए देखा। उसने राहत की सांस ली और मन ही मन कहा, हे भगवान, ठंड से तो जान निकली जा रही है। मैं भी वहां चलकर थोड़ी देर बारिश थमने का इंतजार कर लेती हूँ। वह धीमे कदमों से चाय की दुकान तक पहुंची और अलाव के पास खड़ी हो गई। उसकी साड़ी से पानी टपक रहा था और ठंड से कांपते हाथ आग की गर्माहट पाने की कोशिश कर रहे थे। तभी अलाव के पास खड़े 2 आदमी उसकी ओर घूरने लगे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो सुनीता को असहज कर रही थी। उनमें से एक ने हंसी उड़ाते हुए कहा, अरे यह तो वही दही बेचने वाली है। ए दही वाली, चल निकाल 1 किलो दही। आज हमें भी तेरे दही का स्वाद चखने का मन है। सुनीता ने ठिठक कर उनकी ओर देखा और कांपती आवाज में बोली, भैया मुझसे मत मांगो, मेरे पास अब दही बिल्कुल खत्म हो गया है। जो भी था सब बेच दिया। दूसरे आदमी ने ठहाका मारते हुए कहा, अच्छा, दही खत्म हो गया, इसका मतलब आज कमाई बहुत अच्छी हुई है। चल कमाई के पैसे निकाल, नहीं तो तुझे इस इलाके में आने जाने का रास्ता बंद कर देंगे। सुनीता घबरा गई। उसने सहमते हुए कहा, भैया मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। ये पैसे मेरे बेटे के खाने और दवा के लिए हैं। मुझ पर दया करो, मुझे जाने दो। मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा होगा। लेकिन उन दोनों बदमाशों के चेहरों पर दया की कोई लकीर नहीं उभरी। उनमें से एक ने सुनीता के हाथ से उसकी पैसों की गठरी छीन ली। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी। ठंडी हवाओं के बीच उसकी आवाज मानो जम गई थी। बदमाशों ने ठहाका लगाते हुए कहा, अब जा दही वाली, लेकिन याद रखना, अगली बार बिना हिसाब किताब दिए यहाँ से नहीं जाने देंगे। सुनीता अलाव के पास से धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने अपने आंसुओं को पोंछा और मन ही मन खुद को दिलासा दिया,
भगवान मेरा सहारा बनना। मेरे पास तो अब सिर्फ मेरी मेहनत और मेरा बेटा है। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन सुनीता का मन अंदर से सूखा और उदास हो चुका था। वह थके और टूटे कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ी। उसकी आंखों में बेटे राजू का मासूम चेहरा तैर रहा था और उसके दिल में एक ही बात गूंज रही थी, राजू मेरा इंतजार कर रहा होगा, मुझे उसके लिए मजबूत बनना होगा। सुनीता जब झोपड़ी के पास पहुंची तो राजू उसे दरवाजे पर ही खड़ा मिला। उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। जैसे ही सुनीता भीतर आई, राजू ने फौरन पूछा, माँ, आज आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। सुनीता ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, बेटा, आते वक्त बहुत जोर की बारिश होने लगी थी। रास्ते में एक चाय वाले की दुकान पर रुकना पड़ा, इसलिए देर हो गई। राजू ने राहत की सांस ली और बोला, ठीक है माँ, आप पैर और हाथ धो लो, फिर हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। उसकी मासूमियत और देखभाल से सुनीता के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। खाना खाने के बाद सुनीता ने कहा, राजू बेटा, आज शाम को मुझे रामदीन काका के घर दही देने जाना है। सुबह उनके लिए दही नहीं बचा था तो मैंने वादा किया था कि शाम तक पहुंचा दूंगी। राजू ने चमकती आंखों से कहा, माँ, अगर आप रामदीन काका के घर जा रही हैं तो उनके बाग से अमरूद मांग लाना। मुझे आज अमरूद खाने का बहुत मन हो रहा है। उनके बाग के अमरूद बड़े मीठे होते हैं। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए अमरूद जरूर लेकर आऊंगी। शाम को जब सुनीता दही की मटकी लेकर रामदीन काका के घर पहुंची तो बारिश थम चुकी थी, लेकिन ठंडी हवा अब भी बह रही थी। उसने काका को आवाज दी, रामदीन चाचा, मैं आपके लिए दही लेकर आई हूँ, जल्दी से बर्तन ले आइए। रामदीन काका बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मुझे लगा था इतनी तेज बारिश में तुम दही लेकर नहीं आओगी। सच में तू तो अपनी बात की पक्की है। सुनीता ने उनके हाथ में दही का बर्तन देते हुए कहा, चाचा, ये दही तो आपको मिलना ही था। आपको दवा दही के साथ लेनी होती है, चाहे बारिश हो या आंधी, मैं दही लेकर जरूर आती। रामदीन काका ने खुश होकर कहा, तेरा भला हो बेटी, तू हमेशा हमारी मदद करती है। तभी सुनीता ने झिझकते हुए पूछा, चाचा, क्या आपके बाग से 2 अमरूद मिल सकते हैं? राजू को आपके बाग का अमरूद बहुत पसंद है, आज उसने मुझसे खास कहा है। रामदीन काका हंस पड़े, अरे क्यों नहीं बेटा, तुम यहाँ रुको, मैं अभी बाग से ताजे अमरूद तोड़ कर लाता हूँ। कुछ ही देर में काका 2 बड़े और ताजे अमरूद लेकर लौटे। उन्होंने अमरूद सुनीता को देते हुए कहा, ये लो बेटा, ये बहुत मीठे हैं। जब राजू खाए तो थोड़ा काला नमक डाल देना, सर्दी नहीं लगेगी। सुनीता ने काका का धन्यवाद किया और चलते चलते बोली, आपकी मदद और दुआओं से ही मेरा और राजू का जीवन चल रहा है। अब मैं चलती हूँ काका, राजू इंतजार कर रहा होगा। रामदीन काका ने दूर तक उसे जाते हुए देखा और मन ही मन उसकी मेहनत और जिजीविषा की सराहना की। सुबह का समय था। हल्की धुंध ने गांव को अपनी चादर में लपेट रखा था। सुनीता चूल्हे पर चाय बनाते हुए राजू को स्कूल का होमवर्क करने की हिदायत दे रही थी। राजू ने माँ की तरफ देखकर पूछा, माँ, तुम इतनी मेहनत कैसे कर लेती हो? सुबह से लेकर रात तक घर का काम, दही बनाना और फिर बेचने जाना, क्या तुम कभी थकती नहीं हो? सुनीता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर मैं थक जाऊंगी तो घर कैसे चलेगा? ये मेहनत ही तो है जो हमें जीने की ताकत देती है। तुम बस अच्छे से पढ़ाई करो, तुम्हें बड़ा आदमी बनना है। सुनीता ने जल्दी जल्दी चाय खत्म की और अपनी मटकी उठाकर सेठ मोहन के घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में ठंडी हवा और ओस से भीगी जमीन उसके कदमों को धीमा जरूर कर रही थी, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। जब वह सेठ मोहन के घर पहुंची तो उसने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई, सेठ जी, मुझे आज 4 किलो दूध ज्यादा चाहिए। कल मकर संक्रांति है तो दही की बहुत मांग है। सेठ मोहन मुस्कुराते हुए बाहर आए और बोले, वाह सुनीता,
तुम्हारा कारोबार तो अच्छा चल रहा है। अब तो गांव में दही वाली के नाम से तुम्हारी पहचान हो गई है। सब तुम्हारे दही की तारीफ करते हैं। सुनीता ने विनम्रता से जवाब दिया, सेठ जी, कारोबार तो भगवान की दया और गांव वालों के भरोसे से ही ठीक चल रहा है। सबकी पसंद मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। सेठ मोहन ने बड़े मन से उसे दूध नापा और मटकी भरकर सुनीता को दे दिया। सुनीता ने धन्यवाद कहते हुए मटकी उठाई और घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचते ही उसने चूल्हा जलाया और बड़े ध्यान से दूध को मटके में डालकर पकाने लगी। उसकी हर हरकत में मेहनत और प्यार झलक रहा था। चूल्हे की धीमी आंच पर दूध खौलने लगा और सुनीता ने उसकी देखभाल के लिए एक पल भी वहां से नजर नहीं हटाई। जब दूध अच्छे से पक गया तो उसने उसे ठंडा होने दिया और फिर उसमें दही जमाने के लिए जामन मिलाया। कल मकर संक्रांति है और हर घर में मेरे दही का स्वाद पहुंचेगा। यह सोचकर उसके चेहरे पर संतोष की झलक आ गई। दही जमाने के लिए उसने मटके को साफ सुथरे गर्म कपड़ों से ढक दिया और बर्तन को कोने में रख दिया जहां ठंडी हवा न लगे। उसके लिए यह सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि उसके जीवन का आधार था। थकी हुई सुनीता ने मटके को एक बार प्यार से देखा, फिर वह राजू के पास बैठकर उसकी किताबों के पन्ने पलटने लगी। सेठ मोहन के घर में शाम का समय था। आंगन में दीप जल रहा था, लेकिन सेठ के चेहरे पर एक गहरी उदासी छाई हुई थी। वह अपनी चारपाई पर बैठे बैठे गुस्से में बड़बड़ा रहा था। देखो भाग्यवान, सुनीता की किस्मत कैसे चमक गई। मैं ही उसे दूध देता हूँ और वही मेरी आंखों के सामने तरक्की कर रही है। दही वाली के नाम से पूरे गांव में मशहूर हो गई है। यह तो सहा नहीं जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। उसे रोकना होगा, वरना वह मुझसे आगे निकल जाएगी। सेठ की पत्नी भी वहीं बैठी हुई थी। उसने तिरछी नजरों से सुनीता का नाम सुनते ही कहा, हाँ जी, मैं तो कब से कह रही हूँ। सुनीता की बच्ची के पंख निकल आए हैं। अब तो वह दही वाली के नाम से पूरे इलाके में जानी जाती है। कुछ कीजिए, नहीं तो आपसे बड़ा नाम कर लेगी। सेठ मोहन ने गहरी सांस ली और मन ही मन एक योजना बनाने लगा। मैं उसे इतना आसान नहीं बनने दूंगा, उसने खुद से वादा किया। अगली सुबह ठंडी हवा और हल्की धूप के बीच सुनीता अपनी दही की मटकी लेकर गांव की ओर निकल पड़ी। मकर संक्रांति का दिन था और हर कोई त्योहार की खुशी में मग्न था। बाजार में तिल, गुड़ और रंग-बिरंगी पतंगों की धूम थी। सुनीता की दही की आज खूब मांग हो रही थी। हर कोई उसके मीठे और ताजे दही की तारीफ कर रहा था। सुनीता ने दिन भर गांव-गांव घूमकर दही बेचा। शाम तक उसकी मटकी पूरी तरह खाली हो चुकी थी और उसकी झोली खुशियों से भर गई थी। उसने कमाई गिनी और मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, आज तो राजू के लिए कुछ खास लेकर जाऊंगी। वापस लौटते समय उसकी नजर बाजार में एक दुकान पर पड़ी जहां रंग-बिरंगी पतंगे सजी हुई थी। उसने सोचा, राजू को पतंग उड़ाने का कितना शौक है। अगर मैं उसके लिए एक पतंग ले जाऊं तो वह कितना खुश होगा। सुनीता ने बड़े मनोयोग से एक सुंदर चमकीली पतंग चुनी, जिस पर नीले और लाल रंग के डिजाइन बने थे। साथ में उसने पतंग उड़ाने के लिए एक मजबूत डोर भी खरीदी। जब वह घर पहुंची तो राजू दौड़कर उसके पास आया। माँ, आज आप इतनी खुश क्यों लग रही हो? क्या हुआ? सुनीता ने झोली से पतंग निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। राजू की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने पतंग को हाथ में लेते ही चहकते हुए कहा, माँ, यह कितनी सुंदर है। सच में आप सबसे अच्छी माँ हो। सुनीता ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन याद रखना, पतंग को हमेशा इतनी ऊंचाई तक ले जाना कि हर कोई उसे देख सके। जैसे मैं चाहती हूँ कि तुम भी जीवन में ऊंचाई पर जाओ। राजू ने माँ की बात समझते हुए जोश में कहा, माँ, मैं आपकी बात मानूंगा और देखना, मेरी पतंग सबसे ऊंची उड़ेगी।
शाम का समय था जब सुनीता सेठ मोहन के घर से दूध लेकर लौटी। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां जोड़ते हुए उसने मटकी में दूध को ध्यान से देखा। उसकी अनुभवी आंखें तुरंत भांप गईं कि इस बार दूध में पानी की मात्रा कुछ ज्यादा ही मिलाई गई थी। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और दिल में एक टीस सी उठी। उसने गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, कैसे बनाऊंगी इस पानी भरे दूध से वह मीठा गाढ़ा दही जिसे लोग इतना पसंद करते हैं। ऐसा दही तो कोई नहीं खरीदेगा। थकीहारी सुनीता ने दूध को मटके में डालकर ढक दिया और उदास मन से चारपाई पर लेट गई। आंखें बंद थी, लेकिन मन बेचैन था। मकर संक्रांति के त्योहार का समय है और हर साल इन दिनों में उसकी दही की मांग आसमान छू जाती थी। पर इस बार वह जानती थी कि सेठ मोहन की चाल ने उसकी मेहनत को जहर बना दिया था। सुबह हुई लेकिन सुनीता ने दही बेचने के लिए अपनी मटकी नहीं उठाई। सुनीता चूल्हे के पास बैठी सोच रही थी कि क्या अब उसकी साख भी इस पानी वाले दूध के कारण खराब हो जाएगी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। घर में कोई है? सुनीता चौंकी। वह जल्दी से दरवाजे तक गई। बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे। सफेद धोती कुर्ता पहने थके और परेशान से लग रहे थे। उनकी आवाज में बेपसी थी। बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ दही की तलाश में। आज मकर संक्रांति है और हमारे घर में दही के बिना त्योहार अधूरा लगता है। मैंने पूरे गांव में दही की दुकानें छानी लेकिन हर जगह दही खत्म हो चुका है। लोगों ने तुम्हारा नाम लिया और कहा कि तुम्हारे पास सबसे अच्छा दही मिलता है। बड़ी उम्मीद से यहाँ आया हूँ। क्या तुम्हारे पास थोड़ी सी दही मिलेगी? सुनीता के दिल में हलचल हुई। उसने धीमे स्वर में कहा, बाबा, मेरे पास दही तो है, लेकिन इस बार दही वैसा नहीं बना है जैसा होना चाहिए। सेठ के दिए दूध में पानी मिला था। यह दही गाढ़ा और स्वादिष्ट नहीं है जैसा आप चाहते होंगे। इसीलिए मैं आज गांव में दही बेचने नहीं गई। बुजुर्ग ने सहानुभूतिपूर्ण स्वर में कहा, बेटा, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे हाथों से बनी दही जैसा भी हो, मेरे लिए वही सबसे अच्छा होगा। यह त्योहार की बात है और त्योहार पर कोई चीज छोटी या बड़ी नहीं होती। मुझे बस तुम्हारे भरोसे पर थोड़ा सा दही दे दो। सुनीता को बाबा की बातों में सच्चाई और उम्मीद नजर आई। वह तुरंत अंदर गई और मटका सहित सारा दही लाकर बाबा के हाथों में रख दिया। उसने बड़े ही सरल भाव से कहा, बाबा, ये दही तो वैसे भी मेरे काम का नहीं था। आप इसे ले जाइए और अपने त्योहार को खुशियों से मनाइए। मैं इसके पैसे नहीं लूंगी। बाबा ने दही का स्वाद चखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह तो वही स्वाद है जो मैंने सुना था। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी इसमें झलकती है। लोग सही कहते हैं, तुम्हारे हाथों का जादू है। बाबा ने फिर गहरी नजरों से सुनीता को देखा और बोले, ठीक है बेटा, अगर तुम पैसे नहीं लेना चाहती तो मत लो, लेकिन मैं तुम्हारी उदारता की परख करना चाहता हूँ। यह कहते हुए बाबा ने अपने पास रखे 3 मिट्टी के घड़े सामने रख दिए। घड़े बड़े ही साधारण दिख रहे थे, लेकिन उनके भीतर एक रहस्य छिपा था। बाबा ने कहा, बेटा, इन तीनों घड़ों में से कोई एक चुन लो। यह घड़े साधारण नहीं है, यह कर्मों के घड़े हैं। जो अच्छे कर्म करता है उसे इसका अच्छा परिणाम मिलेगा, और जो बुरे कर्म करता है उसे बुरा। तुम्हारे कर्मों की परख इन घड़ों से होगी। सुनीता यह सुनकर हैरान हो गई। उसने बाबा से पूछा, बाबा, मैं कुछ समझी नहीं, ये कैसे संभव है? बाबा ने हंसते हुए कहा, बेटा, यह घड़ा तुम्हारे कर्मों का प्रतीक है। जैसे जैसे तुम अच्छे या बुरे काम करोगी, यह घड़ा उसका फल देगा। लेकिन याद रखना, यह घड़ा तुम्हारे कर्मों का असली चेहरा दिखाएगा। तभी पास के एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ मोहन सेठ इन सारी बातों को सुन रहा था। उसकी आंखों में लोभ और जिज्ञासा एक साथ चमक उठी। वह तुरंत दौड़ता हुआ बाबा के पास आया और बोला, बाबा, मैं भी आपकी बातें सुन चुका हूँ।
क्या आप मुझे भी एक घड़ा दे सकते हैं? मैं भी अपने कर्मों को आजमाना चाहता हूँ। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं बेटा, ये घड़े तुम्हारे लिए भी हैं। लेकिन याद रखना, यह घड़ा तुम्हारे कर्मों का सच्चा प्रतिबिंब दिखाएगा। जो बोओगे वही पाओगे। मोहन सेठ ने जल्दी से एक घड़ा उठा लिया, लेकिन उसके मन में स्वार्थ और लालच की तरंगे दौड़ रही थी। सुनीता और मोहन सेठ ने बाबा के दिए घड़ों को बड़े ध्यान से उठाया। बाबा ने उन्हें मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और कहा, अब यह घड़ा तुम्हारे जीवन के कर्मों का परिणाम है, इसे संभाल कर रखना। इतना कहकर बाबा रहस्यमय ढंग से वहां से गायब हो गए। उनकी बातों ने सुनीता के मन में उत्सुकता और मोहन के मन में लालच का बीज बो दिया था। सुनीता अपने घड़े को बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ घर में लेकर आई। उसने घड़े को अपने पूजा घर में रखा और भगवान का नाम लेकर धीरे धीरे उसका ढक्कन खोला। जैसे ही घड़ा खुला, उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। घड़े के भीतर से चमकते हुए सोने के सिक्के बाहर गिरने लगे। सुनीता को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने घुटनों के बल बैठकर भगवान का धन्यवाद किया और कहा, हे भगवान, आपने मेरे अच्छे कर्मों को पहचाना। यह सब आपकी कृपा है। मैं वादा करती हूँ कि इन सिक्कों का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों में करूंगी। सुनीता ने तुरंत योजना बनाई। उसने कहा, मैं इन सिक्कों से एक गाय खरीदूंगी, उससे दूध निकालकर और दही जमाकर गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगी। यही इन सिक्कों का सबसे सही उपयोग होगा। सुनीता की आंखों में खुशी और संतोष के आंसू थे। उसने समझ लिया कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा मीठा होता है। दूसरी ओर मोहन सेठ का लालच और भी बढ़ गया था। वह घड़े को जल्दी जल्दी अपने घर लेकर आया। उसने मन ही मन सोचा, जरूर इसमें मुझसे भी ज्यादा दौलत होगी। बाबा ने ऐसा खजाना पहले कभी किसी को नहीं दिया होगा। अब मैं पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अपने भव्य घर के बड़े कमरे में उसने घड़े को खोला, लेकिन जैसे ही उसने ढक्कन हटाया, उसके होश उड़ गए। घड़े के अंदर से सोने के सिक्कों की जगह सैकड़ों कीड़े-मकोड़े निकलने लगे। वे उसकी ओर दौड़ते हुए आ रहे थे। मोहन चीखने चिल्लाने लगा और घबराकर घड़ा दूर फेंक दिया। सुनीता ने बाबा से मिले सोने के सिक्कों का उपयोग अच्छे कामों में करने का संकल्प लिया था। अपने वादे को निभाते हुए वह गांव के बाजार से एक सुंदर और स्वस्थ गाय खरीद लाई। गाय के गले में बंधी घंटी की मधुर आवाज पूरे रास्ते गूंज रही थी। सुनीता के चेहरे पर संतोष और खुशी का उजाला फैला हुआ था। उसी समय मोहन सेठ अपने घर के बाहर खड़ा था। उसकी नजर दूर से आती सुनीता और उसकी नई गाय पर पड़ी। सुनीता की प्रसन्नता और आत्मविश्वास को देखकर मोहन के मन में जलन की आग भड़क उठी। वह खुद से बड़बड़ाया, लगता है सुनीता को घड़े में जरूर कुछ बड़ा खजाना मिला है, तभी यह इतनी खुश है और बाजार से गाय खरीद कर ला रही है। भगवान हमेशा ऐसे लोगों के साथ ही अच्छा क्यों होता है, और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे कुछ करना होगा। वह तुरंत सुनीता के पास गया और चापलूसी भरे लहजे में बोला, अरे सुनीता बहन, यह गाय तुमने कितने में खरीदी? तुम्हें तो मेरे यहाँ से गाय खरीदनी चाहिए थी, मैं तुम्हें सस्ते में दे देता। इतनी दूर बाजार जाने की क्या जरूरत थी? सुनीता ने विनम्रता से उत्तर दिया, मोहन भैया, आपकी बात सही है, लेकिन आपकी गायों के दूध की मात्रा काफी कम हो गई थी। वह पानी जैसी लग रही थी। मुझे अच्छी गुणवत्ता का दूध चाहिए, जिससे दही बढ़िया बन सके। इसलिए मैंने बाजार से ही गाय खरीदना बेहतर समझा। सुनीता की यह साफ खोई मोहन सेठ के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसका चेहरा क्रोध और ईर्ष्या से लाल हो गया। वह मन ही मन बुदबुदाया, इस औरत ने तो मेरी गायों की गुणवत्ता पर सवाल उठाकर मेरी इज्जत को ही ठेस पहुंचा दी। यह मुझसे आगे कैसे बढ़ सकती है? इधर सुनीता ने नई गाय का बड़े प्यार और देखभाल से ख्याल रखा।
गाय का दूध न केवल शुद्ध और गाढ़ा था, बल्कि उससे बनी दही भी बहुत स्वादिष्ट और गुणकारी थी। सुनीता ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने दही के व्यापार को गांव के दूसरे हिस्सों तक बढ़ा दिया। अब उसकी दही की मांग आसपास के गांवों में भी बढ़ने लगी। सुनीता हर दिन सुबह अपनी गाय को चारा खिलाती, उसे नहलाती और फिर बाजार में दही बेचने जाती। उसकी मेहनत और ईमानदारी का फल यह हुआ कि उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और उसका नाम हर जगह फैल गया। कुछ ही महीनों में सुनीता ने गांव के मुख्य चौराहे पर एक छोटी सी दुकान खोल ली। उसकी दुकान पर ताज़ा, गाढ़ा और स्वादिष्ट दही के लिए हमेशा भीड़ लगी रहती। सुबह से लेकर शाम तक ग्राहक आते ही रहते। इस तरह हर दिन उसका सारा दही बिक जाता और वह खुशी खुशी अपने घर लौटती। इधर मोहन सेठ सुनीता की सफलता से जलन और अपनी असफलताओं की खींच से उबर नहीं पा रहा था। उसने सुनीता की बढ़ती लोकप्रियता और व्यापार को देखकर ठान लिया कि उसे किसी भी तरह रोकना होगा। वह मन ही मन एक साजिश रचने लगा। यह लड़की अपनी मेहनत और ईमानदारी से मुझसे आगे बढ़ रही है, लेकिन मैं इसे सफल नहीं होने दूंगा। अगले महीने सेठ मोहन के बेटे का जन्मदिन आया। सेठ मोहन अपने बेटे रौनक के जन्मदिन की तैयारियों में व्यस्त था। वह सोच रहा था कि इस बार कुछ खास किया जाए। उसने अपनी पत्नी पार्वती से कहा, पार्वती, कल रौनक का जन्मदिन है। इस बार मैं सोच रहा हूँ कि पूरे गांव को दावत पर बुलाऊं। ऐसा आयोजन करेंगे कि लोग याद रखें। पार्वती मुस्कुराई और बोली, जी आप सही कह रहे हैं, इससे हमारा नाम और सम्मान भी बढ़ेगा। सेठ मोहन ने गांव के कुछ प्रतिष्ठित लोगों को निमंत्रण देना शुरू किया। जब उसकी नजर सुनीता की दुकान पर पड़ी तो उसने सोचा, इस बार दावत में सुनीता का दही भी इस्तेमाल करूंगा। आखिर उसकी दही पूरे गांव में मशहूर हो गई है। सेठ मोहन सुनीता की दुकान पर पहुंचा। सुनीता ग्राहकों को दही दे रही थी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, सेठ भैया कैसे आना हुआ? मोहन ने थोड़े रौबदार अंदाज में कहा, सुनीता, कल मेरे बेटे रौनक का जन्मदिन है। मैंने गांव वालों को भी दावत पर बुलाया है। मुझे दावत के लिए 10 किलो दही की जरूरत होगी। क्या तुम इसे तैयार कर सकती हो? सुनीता ने विनम्रता से कहा, हाँ सेठ भैया, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं कल सुबह आपको 10 किलो ताज़ा दही तैयार करके दे दूंगी। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया। और हाँ, मैं तुम्हें और राजू को भी निमंत्रण देता हूँ। तुम दोनों जरूर आना। दावत में तुम्हारा स्वागत रहेगा। सुनीता ने हामी भरी। जी सेठ भैया, हम जरूर आएंगे। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। शाम को सुनीता अपने बेटे राजू के साथ घर पहुंची और तुरंत दूध से दही जमाने में जुट गई। उसने गाय का ताज़ा दूध लिया, उसे अच्छी तरह से उबालकर ठंडा किया, फिर उसमें जामन डालकर दही जमाने के लिए रख दिया। उसने राजू से कहा, बेटा, आज हमें बहुत अच्छा दही तैयार करना है। सेठ मोहन भैया ने इसे दावत में परोसने के लिए कहा है। हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका दिल जीतना है। राजू ने भी अपनी माँ की मदद की। दही जमाने के बाद सुनीता थककर अपने कमरे में सोने चली गई। इधर सेठ मोहन ने सुनीता को नीचा दिखाने की ठान ली थी। हालांकि उसने रौनक के जन्मदिन का बहाना बनाया, लेकिन उसके मन में सुनीता को बदनाम करने की साजिश चल रही थी। सेठ मोहन ने अपनी पत्नी पार्वती के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उसने पार्वती से कहा, सुनीता दिन ब दिन तरक्की कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। हमें कुछ करना होगा जिससे उसकी साख गिर जाए। कल की दावत हमारे लिए सबसे सही मौका है। पार्वती ने सहमति जताई और दोनों ने एक खतरनाक योजना बनाई। आधी रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में था, सेठ मोहन और पार्वती ने चुपके से सुनीता के घर का रुख किया।
वे सावधानी से उसके आंगन में दाखिल हुए जहां दही जमने के लिए रखा गया था। मोहन ने दही के मटके में एक संदिग्ध दवा मिलाई जो दही का स्वाद और गंध खराब कर सकती थी। पार्वती ने फुसफुसाते हुए कहा, यह दही अब किसी के खाने लायक नहीं रहेगा। जब यह सबके सामने परोसा जाएगा तो सुनीता की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सुनीता को सबक सिखाने का यही सबसे सही तरीका है। अपने कुटिल इरादों को अंजाम देकर दोनों चुपचाप वहां से चले गए। सुबह होते ही सुनीता ने दही की जांच की। उसे वह बिल्कुल ताजा और गाढ़ा लगा। वह मन ही मन मुस्कुराई और भगवान को धन्यवाद दिया। जब सेठ मोहन सुबह आया तो उसने पूछा, सुनीता बहन, दही तैयार है ना? सुनीता ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हाँ सेठ भैया, दही बिल्कुल तैयार है। आप जब चाहें इसे ले जा सकते हैं। मोहन ने चालाकी से कहा, नहीं सुनीता बहन, दावत के लिए तुम खुद ही दही लेकर आना और इसे अपने हाथों से गांव वालों को परोसना। तुम्हारे हाथों का स्वाद सबको बहुत पसंद आता है। सुनीता ने सिर हिलाते हुए कहा, जी भैया, मैं ऐसा ही करूंगी। शाम को मैं राजू के साथ दावत में दही लेकर आऊंगी। शाम का वक्त था। सेठ मोहन के घर पर रौनक के जन्मदिन की दावत की रौनक छाई हुई थी। गांव के सभी लोग सज धज कर वहां पहुंचे थे। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। सेठ मोहन मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत कर रहा था। उसी समय सुनीता अपने बेटे राजू के साथ अपनी दुकान से ताजा दही के मटके लेकर पहुंची। मोहन ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया और कहा, धन्यवाद सुनीता बहन, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। अब तुम खुद इस दही को मेहमानों को परोसना। सुनीता ने विनम्रता से सिर झुकाया और अपने काम में लग गई। जैसे ही सुनीता ने दही मेहमानों को परोसना शुरू किया, लोग उसकी तारीफ करने लगे। वाह, यह दही तो सचमुच गाढ़ा और स्वादिष्ट है। सुनीता, तुम्हारे हाथों का कमाल है, एक बुजुर्ग महिला ने कहा। दूसरे मेहमान भी दही का स्वाद चखते ही उसकी प्रशंसा करने लगे। सुनीता के चेहरे पर संतोष और खुशी झलक रही थी। दावत खत्म होने के बाद सुनीता ने सेठ मोहन से कहा, भैया अब रात हो चुकी है, मैं घर लौटती हूँ। मोहन ने दिखावे की चिंता जताते हुए कहा, अरे इतनी रात को तुम अकेली कैसे जाओगी? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन सुनीता ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं भैया, आप परेशान न हो, राजू मेरे साथ है, हम चले जाएंगे। इसके बाद सुनीता अपने बेटे के साथ घर लौट गई। रात बीती लेकिन सुबह गांव में एक अजीब सी हलचल मच गई। जो लोग सेठ मोहन के घर दावत में गए थे, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। किसी को पेट दर्द हो रहा था तो किसी को उल्टियां। पूरा गांव चिंता में डूब गया। लोग समझ गए कि समस्या खाने में मिलावट की वजह से हुई है। गांव वालों ने मिलकर इस मामले को सुलझाने का फैसला किया और सीधे गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया जी, कल सेठ मोहन की दावत में गए सभी लोगों की तबीयत खराब हो गई है। हमें शक है कि खाने में कुछ गड़बड़ की गई थी, एक बुजुर्ग ने कहा। मुखिया ने गुस्से में कहा, यह बहुत गंभीर बात है। सेठ मोहन को तुरंत यहाँ बुलाया जाए। इस मामले की तह तक जाना होगा। सुबह की हलचल और गांव वालों के आक्रोश के बीच सेठ मोहन को मुखिया के पास बुलाया गया। वह अंदर से घबराया हुआ था लेकिन बाहर से खुद को शांत और बेगुनाह दिखाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वह मुखिया के सामने पहुंचा, उसने खुद को बचाने के लिए झूठ का सहारा लिया। मुखिया जी, मैंने दावत में खाने की कोई मिलावट नहीं की थी, बल्कि यह सब सुनीता की वजह से हुआ है। उसके दही में ही कुछ गड़बड़ी थी। आप चाहें तो उससे पूछ सकते हैं। सेठ मोहन की इस बात ने सभी को चौंका दिया। वहां मौजूद गांव वालों की निगाहें एक दूसरे से टकराईं। किसी ने अब तक खाने में मिलावट की बात नहीं कही थी, लेकिन मोहन के इस सीधे आरोप ने संदेह को जन्म दे दिया। मुखिया ने गंभीरता से कहा,
सेठ मोहन, यह बहुत गंभीर आरोप है। अगर ऐसा है तो हमें सुनीता को बुलाना होगा। वह यहाँ आएगी और अपनी सफाई देगी। गांव का एक आदमी दौड़कर सुनीता को बुलाने गया। जब सुनीता को खबर मिली तो वह घबराई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बेटे राजू के साथ मुखिया के सामने पहुंची। गांव के लोग उसे देख चुप हो गए। सुनीता के चेहरे पर सच्चाई और आत्मविश्वास झलक रहा था। मुखिया ने गुस्से से पूछा, सुनीता, सेठ मोहन का कहना है कि तुमने दही में कुछ मिलाया था, जिसकी वजह से गांव वालों की तबीयत बिगड़ी। क्या यह सच है? सुनीता की आंखें भर आईं, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता थी। उसने कहा, मुखिया जी, मैं आपके सामने, पूरे गांव के सामने और सबसे बढ़कर अपने बेटे राजू की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दही जमाने का मेरा काम कोई एक दिन का नहीं है। यह मेरा जीवनयापन है। अगर मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी पर दाग लगाऊंगी तो मेरे और मेरे बेटे के पेट का क्या होगा? उसने अपने बेटे की ओर इशारा करते हुए कहा, राजू की भी तबीयत खराब है। अगर मैंने दही में कुछ मिलाया होता तो क्या मैं अपने ही बेटे को वह दही खिलाती? मुखिया जी, यह आरोप मेरे आत्मसम्मान पर चोट है। मैं आपसे न्याय की गुहार लगाती हूँ। सुनीता की सच्चाई भरी बातें सुनकर गांव वाले हक्का बक्का रह गए। लोग अब सेठ मोहन की ओर देखने लगे। एक बुजुर्ग ने फुसफुसाते हुए कहा, यह सब सेठ मोहन की साजिश लगती है। उसने खुद ही मिलावट की होगी और अब सुनीता पर इल्जाम लगा रहा है। दूसरे ने कहा, सच तो यही है। सुनीता पर कोई कभी उंगली नहीं उठा सकता। उसकी दही तो पूरे गांव में मशहूर है। मुखिया ने अब सीधे सेठ मोहन से पूछा, ठीक है सेठ मोहन, अगर तुम्हारा दावा सही है तो हमें यह बताओ कि सुनीता ने दही में क्या मिलाया था, और तुम इतने यकीन के साथ यह कैसे कह सकते हो कि गड़बड़ी दही में थी? सेठ मोहन घबरा गया। उसने सिर झुकाकर धीरे धीरे कहा, मुखिया जी, मैंने सुनीता को दही में दवाई मिलाते हुए देखा था। यह सुनकर सबकी आंखें फैल गईं। मुखिया ने क्रोधित होकर कहा, अगर तुमने उसे ऐसा करते देखा था तो उसी समय हमें क्यों नहीं बताया? और अगर दही में कुछ गड़बड़ थी तो फिर दावत में इसे परोसने क्यों दिया? मुखिया के तीखे सवालों से सेठ मोहन के झूठ की परतें खुलने लगी। गांव वाले अब पूरी तरह समझ गए थे कि यह सब एक गहरी साजिश थी। सेठ मोहन ने सुनीता को बदनाम करने के लिए यह चाल चली थी। सुनीता ने आंखों में आंसू लिए कहा, मुखिया जी, मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरी ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। भगवान सब देखता है। मैं जानती हूँ कि सच कभी नहीं छुपता। मुखिया ने सख्त आवाज में कहा, सेठ मोहन, सच बोलो। क्या यह सब तुम्हारी साजिश थी? गांव का चौपाल लोगों से भरा हुआ था। मुखिया की कड़ी आवाज और गांव वालों की तीखी निगाहों के बीच सेठ मोहन का चेहरा पसीने से तरबतर हो चुका था। मुखिया ने अपनी गरजती आवाज में कहा, मोहन, सच सच बताओ, यह सारा तमाशा किसने किया है? अगर तुम्हारे झूठ पकड़े गए तो सजा और कड़ी होगी। सेठ मोहन का कलेजा कांप उठा। उसकी आंखें झुक गईं। उसने धीरे धीरे हकलाते हुए कहा, मुखिया जी, मैं ही हूँ जिसने यह सब किया। सेठ मोहन ने अपने अपराध को कबूलते हुए कहा, मैंने ही सुनीता की दही में दवाई मिलाई थी। मेरा गांव वालों को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन सुनीता की तरक्की और उसकी बढ़ती हुई इज्जत को देखकर जलन होने लगी थी। मैं नहीं चाहता था कि वह मुझसे आगे बढ़े। इसी जलन ने मुझे यह घिनौना काम करने पर मजबूर कर दिया। गांव वालों ने यह सुनकर गुस्से से दांत भींच लिए। सेठ मोहन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कसम खाता हूँ, अब से कभी ऐसा नहीं करूँगा। मुखिया ने गंभीर होकर कहा, मोहन, माफी मांगने से तुम्हारा अपराध कम नहीं हो जाता। तुमने न सिर्फ सुनीता की ईमानदारी पर सवाल उठाए,
बल्कि पूरे गांव की सेहत के साथ खिलवाड़ किया। तुम्हारा यह अपराध अक्षम्य है। फिर मुखिया गांव वालों की ओर मुड़कर बोले, गांव के लोगों, ऐसा स्वार्थी और दुष्ट इंसान हमारे बीच रहेगा तो यह फिर ऐसी साजिश करेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। गांव वाले एक सुर में बोले, ऐसे लालची इंसान को सबक सिखाना होगा। यह अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। एक बुजुर्ग ने कहा, सेठ मोहन को उसकी करतूत का फल मिलना चाहिए। चलो इसे सबक सिखाते हैं। गांव वालों ने मोहन को घेर लिया। हर किसी के मन में गुस्सा था। उन्होंने उसे पकड़कर उसकी खूब धुलाई की। यह लो अपनी जलन का फल। अब समझ में आया कि दूसरों की तरक्की से जलने का अंजाम क्या होता है। सुनीता यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू राहत और संतोष के थे। उसने मुखिया से कहा, मुखिया जी, मुझे न्याय मिला। अब मैं अपने बेटे राजू के साथ अपने घर लौटना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि गांव में हर कोई एक दूसरे की तरक्की में खुशी मनाए, जलन और ईर्ष्या न करे। मुखिया ने मुस्कुराकर कहा, सुनीता, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ने तुम्हें यह इज्जत दी है। तुमने साबित कर दिया कि सच हमेशा जीतता है। जाओ, अपना काम जारी रखो। पूरा गांव तुम्हारे साथ है। सुनीता अपने घर लौट गई। वह अब और भी दृढ़ संकल्पित थी कि मेहनत और ईमानदारी से अपने बेटे राजू को बेहतर जीवन देगी। दूसरी ओर सेठ मोहन को उसकी सजा मिल चुकी थी। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने फिर कोई साजिश की तो उसे हमेशा के लिए गांव से बाहर कर दिया जाएगा। गांव में अब फिर से शांति छा गई और हर किसी ने इस घटना से एक बड़ी सीख ली कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। अगली कहानी। यह कहानी है लखन और बिरजू नाम के दो घनिष्ठ मित्रों की, जिनकी दोस्ती बचपन के खेल के मैदान से शुरू हुई थी और समय के साथ जीवन की हर कठिनाई में और भी मजबूत होती चली गई। बड़े होते होते दोनों अपने अपने परिवारों के जिम्मेदार मुखिया बन गए। लखन की पत्नी सीमा सरल स्वभाव की लेकिन अत्यंत समझदार और सहनशील महिला थी। उनकी छोटी सी प्यारी बेटी उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख थी। वहीं बिरजू की पत्नी अनुराधा भी दयालु और कुशल गृहिणी थी। उनके दो प्यारे बच्चे उनके घर की रौनक थे। अनुराधा न केवल अपने परिवार का ध्यान रखती बल्कि हर मुश्किल घड़ी में बिरजू का सहारा बनती थी। लखन और बिरजू दोनों मेहनती इंसान थे। बड़े व्यापारियों की दुकानों पर मजदूरी करते और जो भी कमाते शाम को खुशी खुशी अपने घर लौटकर अपनी पत्नियों के हाथ में सौंप देते। उनकी कमाई भले ही सीमित थी लेकिन परिवार के प्रति उनका समर्पण असीमित था। हाल के दिनों में लखन के घर की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। बेरोजगारी का साया उसके परिवार पर गहराता जा रहा था। एक शाम जब लखन काम की तलाश से थकाहारा घर लौटा तो सीमा ने उसे चिंता में डूबे हुए स्वर में पुकारा, लखन, यह सब आखिर कब तक चलेगा? सीमा की आवाज में दर्द और बेपसी झलक रही थी। घर का खर्चा चलाना अब असंभव हो रहा है। आज मैंने माँ के दिए कंगन गिरवी रखे, तब जाकर कहीं जैसे तैसे इस हफ्ते का राशन लेकर आई हूँ, लेकिन अब और नहीं हो सकता। लखन पहले ही बहुत परेशान था। सीमा की बातें सुनकर चुप हो गया। उसने सिर झुका लिया। उसे मालूम था कि सीमा सच कह रही है। वह खुद भी इस असहाय स्थिति से उबरने का कोई उपाय खोजने की कोशिश में था। मैं जानता हूँ सीमा, उसने थकी हुई आवाज में कहा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ काम मिल ही नहीं रहा। बाहर हालात बहुत मुश्किल हैं और मैं हर दिन हारता हुआ महसूस करता हूँ। सीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह हमेशा की तरह मजबूत बनी रही। मैं जानती हूँ लखन, लेकिन तुम्हें और कोशिश करनी होगी। हमारे बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च सब कुछ रुक सा गया है। बिरजू को देखो, वह रोज काम पर जाता है और तुम खाली हाथ लौट आते हो। मुझे यकीन है अगर तुम बिरजू से बात करो तो शायद वह तुम्हें
किसी काम का रास्ता दिखा सके। लखन ने सीमा की बात ध्यान से सुनी और गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो, मुझे बिरजू से बात करनी चाहिए। वह मेरा सच्चा दोस्त है और हो सकता है वह मेरी मदद कर सके। तुम फिक्र मत करो सीमा, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस मुझे थोड़ा समय और भरोसा दो। सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। उसकी मुस्कान में विश्वास था, लेकिन भीतर एक माँ और पत्नी की चिंताएं थी। लखन ने उस पल में ठान लिया कि वह अपने परिवार के लिए हर संभव कोशिश करेगा। अगली सुबह लखन ने अपने भीतर उम्मीद की एक नई किरण महसूस की। उसने जल्दी जल्दी तैयार होकर बिरजू के घर की ओर कदम बढ़ाए। उसके दिल में चिंता थी, लेकिन साथ ही भरोसा भी कि उसका सच्चा दोस्त उसकी मदद जरूर करेगा। जैसे ही लखन बिरजू के घर पहुंचा, उसने दरवाजे पर आवाज दी, घर पर कोई है? बिरजू भाई, ओ बिरजू भाई बाहर आओ। अंदर से बिरजू की पत्नी अनुराधा ने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए कहा, आइए लखन भैया, कहिए कैसे आना हुआ? भाभी जी, जरा बिरजू को बुला दीजिए, उनसे जरूरी बात करनी है, लखन ने धीमे स्वर में कहा। अनुराधा ने सहानुभूति भरे स्वर में उत्तर दिया, वो अभी घर पर नहीं है, शायद सुरेंद्र चाचा के खेतों पर गए होंगे। अगर बात जरूरी है तो आप वहीं जाकर उनसे मिल लीजिए। लखन ने धन्यवाद दिया और खेतों की ओर चल पड़ा। दूर से ही उसने बिरजू को काम करते हुए देखा। बिरजू, लखन ने आवाज लगाई। बिरजू ने अपनी नजरें उठाईं और मुस्कुराते हुए बोला, अरे लखन, तुम यहाँ, क्या बात है? लखन ने अपनी बात बेझिझक कही, बिरजू, क्या तुम्हारे यहाँ काम करने की कोई जगह है? मुझे भी कोई नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। घर में हालत ठीक नहीं है। बिरजू ने लखन की चिंता को महसूस किया और गहरी सोच में पड़ गया। देख लखन, उसने कहा, मुझे तो इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ सेठ जी के पास चल सकते हो। हम उनसे बात करेंगे। अगर उनके यहाँ कोई काम होगा तो तुम्हें जरूर रख लेंगे। लखन की आंखों में हल्की चमक आ गई। अच्छा है बिरजू, मैं तो बस किसी भी तरह का काम करने के लिए तैयार हूँ। चलो हम सुबह ही चल पड़ते हैं। बिरजू ने हामी भरी। हाँ ठीक है, कल सुबह जल्दी मिलते हैं। सब अच्छा होगा दोस्त, चिंता मत करो। लखन के दिल में उम्मीद और विश्वास के बीज फिर से अंकुरित हो चुके थे। उसे लगा जैसे जिंदगी ने उसे एक और मौका दिया है। वह जानता था कि बिरजू के साथ और उसके सहारे वह अपनी मुश्किलों का हल जरूर निकाल लेगा। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह से उगा भी नहीं था कि लखन, जो रात भर मुश्किल से सो पाया था, तैयार होकर बिरजू के घर पहुंच गया। बिरजू भाई, मैं आ गया, चलो सेठ जी के पास चलते हैं, लखन ने उत्साह से कहा। बिरजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ लखन, मैं भी तैयार हूँ। चलो बाजार की ओर चलते हैं और वहीं उनसे बात करेंगे। दोनों दोस्त जंगल के रास्ते होते हुए बाजार की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा और शांत था, लेकिन दोनों के दिलों में उम्मीद की चिंगारी जल रही थी। उन्होंने रास्ते भर अपने जीवन के संघर्षों और नई शुरुआत की संभावनाओं पर बात की। जैसे जैसे समय बीतता गया, आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी जोरदार थी कि लखन और बिरजू दोनों पूरी तरह भीग गए। भाई बिरजू, बारिश तो बहुत तेज हो गई है। अगर इस बारिश में आगे बढ़ेंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। बेहतर होगा कि कुछ देर रुक जाएं, लखन ने चिंतित स्वर में कहा। बिरजू ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन घने जंगल में उन्हें कहीं भी ठहरने की जगह नहीं दिखी। तभी लखन की नजर थोड़ी दूरी पर एक झोंपड़ी पर पड़ी। बिरजू भाई देखो वहां, लखन ने उत्साह से इशारा करते हुए कहा। वहां एक झोंपड़ी है, चलो वहां चलते हैं। शायद झोंपड़ी का मालिक हमें थोड़ी देर रुकने दे जब तक बारिश थम नहीं जाती। बिरजू ने सहमति में सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो लखन,
यह बारिश जल्दी थमने वाली नहीं लगती। चलो कोशिश करते हैं। तेज बारिश से भीगे हुए लखन और बिरजू आखिरकार झोंपड़ी के पास पहुंचे। झोंपड़ी पुरानी और साधारण थी, लेकिन उनके लिए उस समय वह किसी वरदान से कम नहीं थी। झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक देते हुए लखन ने आवाज लगाई, कोई है? हमें थोड़ी मदद चाहिए। भीतर से एक कोमल और बूढ़ी आवाज सुनाई दी, आ जाओ बेटा, भीतर आ जाओ। दरवाजा खोलते ही दोनों ने देखा कि भीतर एक बुजुर्ग महिला खाट पर बैठी हुई थी। उनकी सादगी और चेहरे की शांति ने लखन और बिरजू को थोड़ी राहत दी। झोंपड़ी साधारण थी, मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और कोने में मिट्टी का चूल्हा जलता हुआ। लखन ने आदरपूर्वक हाथ जोड़ते हुए कहा, अम्मा, हमें थोड़ी मदद की जरूरत थी। हम बाजार के लिए निकले थे, लेकिन अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई और हम इस जंगल में फंस गए। अगर आप बुरा ना माने तो हम कुछ समय आपकी झोंपड़ी में बिता लें, जब तक यह बारिश थम न जाए। बारिश रुकते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। बूढ़ी माँ ने अपनी झुर्रियों से भरे हाथों को उठाकर उन्हें बैठने का इशारा किया। बेटा, मैं भला क्यों बुरा मानूंगी। यह झोंपड़ी छोटी है, लेकिन इसके दरवाजे हर जरूरतमंद के लिए खुले हैं। जितनी देर चाहे तुम यहाँ रुक सकते हो। पहले आराम से बैठो। बिरजू और लखन ने झोंपड़ी के भीतर कदम रखा। बूढ़ी माँ ने अपनी खाट का एक किनारा खींचकर उन्हें बैठने का इशारा किया। बारिश बड़ी तेज है, उन्होंने कहा। तुम लोग बहुत भीग गए हो। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्म पानी लाती हूँ। दोनों दोस्तों ने कृतज्ञता से उनकी ओर देखा। लखन ने धीरे से कहा, अम्मा, आप बहुत दयालु हैं। हमें नहीं पता था कि इस जंगल में भी हमें इतना अपनापन मिलेगा। बूढ़ी माँ मुस्कुराई। बेटा, इंसान को अपने घर का दरवाजा हमेशा दूसरों के लिए खुला रखना चाहिए। समय किसी का भी बदल सकता है। आज तुम जरूरत में हो तो मेरी झोंपड़ी तुम्हारे लिए है। उनकी बातों में जीवन का अनुभव और स्नेह झलक रहा था। बारिश अब भी झमाझम बरस रही थी, लेकिन लखन और बिरजू के दिलों में अब एक नई गर्मी और आराम का एहसास था। दोनों झोंपड़ी के अंदर बैठे हुए बूढ़ी माँ से बातचीत करने लगे। उनकी आंखों में सादगी और अनुभव की झलक थी, लेकिन चेहरे पर अकेलेपन की हल्की छाया भी दिखाई दे रही थी। लखन ने धीरे से पूछा, अम्मा, आप इतने घने जंगल में अकेली रहती हैं? आपका कोई परिवार नहीं है? बूढ़ी माँ की आंखों में अचानक एक गहरी उदासी तैर गई। उन्होंने खाट के कोने से अपनी चादर को ठीक करते हुए कहा, बेटा, एक जमाना था जब मेरा भी भरा पूरा परिवार हुआ करता था। हम एक छोटे से गांव में रहते थे। मेरे पति, बेटा, बहू, पोते सब साथ में थे। हमारा जीवन साधारण था लेकिन सुखमय था। उन्होंने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखों में ठहरे आंसुओं को छिपाते हुए कहा, फिर एक दिन उस गांव पर भयंकर तूफान और बाढ़ का कहर टूटा। सब कुछ बहा ले गया, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी दुनिया। बस मैं अकेली बच गई। तब से मैं इस जंगल में रह रही हूँ। मेरा अपना अब कोई नहीं बचा बेटा। लखन और बिरजू स्तब्ध रह गए। जंगल की शांत हवा में उनकी कहानी का दर्द घुल गया। लखन ने सहानुभूति से पूछा, अम्मा, आप इतने घने जंगल में अकेली रहती हैं, आपको डर नहीं लगता? बूढ़ी माँ ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, डर किस बात का बेटा? जब सब कुछ खो चुका हो तो डर भी चला जाता है। हाँ, शुरू में अकेलापन बहुत खलता था, मगर अब इस जंगल के पेड़ पौधे, पक्षी और ये झोंपड़ी ही मेरा परिवार बन गए हैं। आदत हो गई है। लखन की आंखों में करुणा और अपनत्व का भाव उमड़ पड़ा। उसने दृढ़ स्वर में कहा, अम्मा, अगर आप बुरा ना माने तो आप हमारे साथ चलकर रहिए। मेरे घर में मेरी पत्नी और बच्चे हैं। मेरी माँ भी बहुत जल्दी मुझे छोड़कर चली गई। अगर आप मेरे साथ चलेंगी तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मेरी माँ लौट आई है। आपको इस घने जंगल में अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है।
बूढ़ी माँ ने उसकी बात सुनकर भावुकता से भरी आंखों से उसकी ओर देखा। बेटा, तुम्हारे जैसे लोग ही इस दुनिया को सुंदर बनाते हैं। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए, लेकिन मुझे सोचने दो। यह जगह अब मेरी दुनिया बन चुकी है। लखन ने विनम्रता से कहा, अम्मा, मैं कोई जल्दी नहीं कर रहा। बस इतना जान लीजिए कि मेरा घर आपके लिए हमेशा खुला है। अगर आप चाहें तो मुझे अपनी सेवा का मौका दें। बूढ़ी अम्मा ने लखन की बात सुनकर उसकी ओर स्नेहभरी नजरों से देखा। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में एक गहराई और अनुभव का संसार झलक रहा था। नहीं बेटा, अम्मा ने धीमे स्वर में कहा, अब मैं यहीं खुश हूँ। यह जंगल ही मेरा घर बन चुका है। इस शांत और सादगी भरे माहौल में ही मैं अपनी जिंदगी के बाकी दिन बिताना चाहती हूँ। पर तुम्हारा यह प्रस्ताव सुनकर मेरा दिल भर आया। तुम्हारी दया और अपनापन मुझे बहुत अच्छा लगा। लखन और बिरजू ने अम्मा की बातों को समझते हुए सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद बारिश थम गई। लखन खड़ा हुआ और अम्मा से बोला, अच्छा अम्मा, बारिश थम गई है, अब हमें चलना चाहिए। लेकिन एक बार फिर सोच लीजिए, अगर आप हमारे साथ चलना चाहें तो हमें बहुत खुशी होगी। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं यहीं खुश हूँ। यह जंगल ही अब मेरा परिवार है। यहाँ की शांति और सादगी ने मुझे गले लगा लिया है। लखन ने अम्मा के पैरों को छूते हुए कहा, अम्मा, आपकी बात मानता हूँ, पर आपका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहेगा, यही कामना करता हूँ। अब हमें आज्ञा दीजिए। जैसे ही लखन और बिरजू बाहर जाने को हुए, अम्मा ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुको बेटा, तुम दोनों बहुत नेकदिल हो। मैं तुम्हें खाली हाथ जाने नहीं दूंगी। अम्मा झोंपड़ी के कोने में रखे एक पुराने संदूक की ओर बढ़ी। संदूक लकड़ी का था और उस पर समय की मार की गवाही देते हुए कुछ निशान थे। उन्होंने संदूक को उठाया और लखन और बिरजू के सामने रखा। बेटा, अम्मा ने कहा, यह मेरे जीवन की जमा पूंजी है। इसमें वो चीजें हैं जो मैंने अपनी जिंदगी में संजोकर रखी थी। अब यह मेरे किसी काम की नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों इसे अपने साथ ले जाओ। इसे आपस में बांट लेना और इसका सही उपयोग करना। लखन और बिरजू यह देखकर स्तब्ध रह गए। लखन ने कहा, अम्मा, यह तो आपकी अमानत है, इसे हम कैसे ले सकते हैं? अम्मा ने प्यार से जवाब दिया, बेटा, अब मेरी जरूरतें बहुत छोटी हैं। मेरे पास जो है वो तुम्हारे लिए ज्यादा उपयोगी हो सकता है। इसे मना मत करना। इसे मैं अपना आशीर्वाद समझकर तुम्हें दे रही हूँ। अम्मा के कहने पर लखन और बिरजू ने भावुक होकर संदूक को स्वीकार किया और उन्होंने संदूक को धीरे धीरे खोलना शुरू किया। जैसे ही ढक्कन खुला, उनकी आंखें चमक उठीं। संदूक के भीतर चमचमाते हुए सोने के सिक्कों का ढेर था। उन सिक्कों की चमक से झोंपड़ी का सादा माहौल भी मानो स्वर्णिम हो उठा। लखन और बिरजू एक पल के लिए अवाक रह गए। उन्होंने ऐसी संपत्ति की कभी कल्पना भी नहीं की थी। लखन ने हैरानी से कहा, अम्मा, यह तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। आप हमें यह सब क्यों दे रही हैं? अम्मा ने एक शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटा, यह मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है। जब मेरा परिवार था तब ये सिक्के मेरी सुरक्षा के लिए रखे गए थे, लेकिन अब जब मेरा कोई अपना नहीं है तो इनका मेरे लिए कोई महत्व नहीं रहा। तुम दोनों नेकदिल इंसान हो और अपनी ईमानदारी से मुझे बहुत प्रभावित किया है। तुम्हारे पहनावे और बातों से मुझे लगा कि तुम दोनों कठिनाइयों में हो। मैं चाहती हूँ कि यह संपत्ति तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के काम आए। बिरजू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अम्मा, यह आपकी संपत्ति है। हम इसे कैसे ले सकते हैं? यह आपकी मेहनत और यादों का हिस्सा है। अम्मा ने प्यार से उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, संपत्ति का मूल्य केवल तब है जब यह सही हाथों में हो और सही कार्य के लिए उपयोग हो।
मेरे लिए अब यह सिर्फ एक भार है, लेकिन तुम्हारे लिए यह नई शुरुआत बन सकता है। इसे मना मत करना। इसे मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद समझकर दे रही हूँ। इसे तुम दोनों आपस में बराबर बांट लेना। लखन और बिरजू की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने एक स्वर में कहा, अम्मा, हम आपके इस अनमोल उपहार के लिए हमेशा आपके आभारी रहेंगे। आपने हमें न केवल संपत्ति दी है, बल्कि अपने आशीर्वाद और स्नेह का अनमोल उपहार भी दिया है। अम्मा ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा, जाओ बेटा, इस संपत्ति का उपयोग अपने परिवार और अपने भविष्य को संवारने के लिए करो। और याद रखना, सच्चाई और ईमानदारी से जीना ही असली धन है। दोनों ने अम्मा के चरण स्पर्श किए और संदूक को संभालते हुए झोंपड़ी से बाहर निकले। जंगल की ताजी हवा और बारिश के बाद की सोंधी महक चारों ओर मौसम को सुहाना सा बना रही थी। लखन और बिरजू अब अपने गांव की ओर लौटने वाले रास्ते पर थे। बारिश के बाद की ताजी हवा और जंगल की हरियाली उनके कदमों में उत्साह भर रही थी। उनके दिलों में अम्मा के दिए हुए आशीर्वाद और सोने के सिक्कों के खजाने ने नए सपनों के बीज बो दिए थे। दोनों बेहद खुश थे, मानो उनकी किस्मत ने रातों रात करवट ले ली हो। लखन ने चलते चलते खजाने को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बिरजू, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। अब तो मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा कारोबार शुरू करूंगा। सोच रहा हूँ कि एक कपड़े की दुकान खोलूं, जहां गांव के लोगों को अच्छे और सस्ते कपड़े मिले। और फिर एक सुंदर सा घर बनवाऊंगा। उसमें एक बड़ा शीशा लगवाऊंगा। मेरी सीमा को शीशा देखना कितना पसंद है। वह रोज उसमें खुद को देखकर मुस्कुराएगी। उसने रुककर एक पल को सोचा और अपनी बेटी का ख्याल आते ही आंखों में चमक भर आई। और मेरी बिटिया, वह कितने दिन से मुझसे एक बस्ते की मांग कर रही थी। अब मैं उसे सबसे सुंदर बस्ता खरीद कर दूंगा और उसका दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवाऊंगा। मेरी बेटी को अब दुनिया की हर खुशी मिलेगी। बिरजू ने हंसते हुए उसकी बात सुनी और खुद भी अपने सपनों में खो गया। लखन, तुम्हारे सपने तो बहुत सादगी भरे हैं, लेकिन मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ। इतने सारे सोने के सिक्कों के साथ अब मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। सबसे पहले मैं एक बड़ा और भव्य घर बनवाऊंगा। उसमें सुंदर झूमर और संगमरमर की फर्श होगी। और हाँ, नौकर चाकर भी होंगे जो मेरे हर आदेश पर तैयार खड़े रहेंगे। उसने थोड़ा रुककर आगे कहा, अब मुझे किसी काम की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आराम से बैठकर जिंदगी जी सकता हूँ। सुबह शाम मेरा भोजन नौकर परोसेंगे और मेरे पास हर सुख सुविधा होगी। अब मेरी जिंदगी राजा जैसी होगी। दोनों दोस्त अपने अपने सपनों में इतने मग्न थे कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। उनके चेहरे पर खुशी, आंखों में चमक और भविष्य को लेकर असीम उत्साह था। बिरजू अभी अपनी योजनाओं में खोया हुआ था कि तभी लखन ने उसका ध्यान खींचा। बिरजू भाई, घर पहुंचते ही हम इन सिक्कों को आधा आधा बांट लेंगे, लखन ने उत्साह से कहा। लखन की इस बात ने बिरजू के मन में हलचल मचा दी। उसने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान बनाए रखी, लेकिन उसके भीतर विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा, आधा आधा बांटना मतलब मेरे सपने भी आधे आधे बांट देना। यह कैसे हो सकता है? मैंने इतने भव्य सपने देखे हैं और ये सिक्के ही मेरे उन सपनों को सच करने का जरिया है। भला मैं इन सिक्कों को लखन के साथ क्यों बांटूं? ये तो पूरे के पूरे मेरे होने चाहिए। उसके विचार और गहरे होने लगे। उसने खुद से कहा, लखन तो सीधा साधा आदमी है। वह मुझे अपना दोस्त मानता है और मुझ पर पूरा भरोसा करता है, लेकिन दोस्ती से मेरे सपने पूरे नहीं होंगे। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये सिक्के सिर्फ और सिर्फ मेरे हो जाएं। लेकिन कैसे? लखन घर पहुंचते ही अपनी हिस्सेदारी मांग लेगा। मुझे ऐसा कोई रास्ता निकालना होगा कि ये सारे सिक्के मेरे हो जाएं।
और उसे इसकी भनक तक न लगे। बिरजू ने चुपचाप लखन की ओर देखा। लखन अब भी सपनों में खोया हुआ अपनी बेटी और पत्नी के लिए योजनाएं बना रहा था। उसकी आंखों में सच्चाई और विश्वास झलक रहा था, लेकिन बिरजू के मन में अब ईर्ष्या और लालच का बीज पूरी तरह से अंकुरित हो चुका था। क्या मैं अपने दोस्त के साथ ऐसा कर सकता हूँ? एक पल के लिए उसके मन में यह सवाल आया, लेकिन अगले ही क्षण लालच ने उसकी नैतिकता को दबा दिया। यह मेरा मौका है। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो शायद जिंदगी में फिर कभी ऐसा मौका न मिले। ये सिक्के मेरे जीवन को बदल सकते हैं। मुझे सही समय पर सही कदम उठाना होगा। बिरजू बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके भीतर उठ रहा स्वार्थ का तूफान उसे बेचैन कर रहा था। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी योजना लखन के सामने बिल्कुल जाहिर नहीं होने देगा। उसकी चालाकी अब उसके चेहरे की मुस्कान में छिप गई थी। लखन को अपनी दोस्ती पर पूरा विश्वास था और वह बिना किसी शक के आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका सबसे करीबी दोस्त ही उसके भरोसे को तोड़ने की साजिश रच रहा है। दोनों अपने अपने ख्यालों में खोए नदी के किनारे से गुजर रहे थे। गर्मियों की उस दोपहर नदी का ठंडा पानी चमकते सूरज की किरणों में सोने सा दमक रहा था। तभी बिरजू की नजर लखन के पास रखे सोने के सिक्कों पर पड़ी। लालच की एक तेज लहर उसके दिल में दौड़ गई। अचानक बिना किसी चेतावनी के बिरजू ने लखन को पीछे से धक्का दे दिया। इससे पहले कि लखन कुछ समझ पाता, वह सीधा नदी के ठंडे पानी में गिर गया। पानी के अंदर छटपटाते हुए उसने आवाज लगाई, बिरजू भाई, मुझे बचाओ, मैं डूब जाऊंगा। पर बिरजू ने ठंडी हंसी के साथ कहा, लखन भाई, यह दुर्घटना नहीं थी। मैंने तुम्हें खुद नदी में धक्का दिया ताकि सोने के सिक्के मुझे अकेले मिल जाएं। अब यह सारे सिक्के मेरे हैं। लखन की आवाज दर्द और अविश्वास से कांप उठी, लेकिन बिरजू ने उसकी पुकार को अनसुना कर दिया। वह चुपचाप सिक्के लेकर वहां से भाग निकला। लखन की तैरने की कोशिश कमजोर पड़ रही थी। धीरे धीरे वह पानी की गहराई में समा गया। रात के सन्नाटे में चांदनी हल्का हल्का उजाला बिखेर रही थी। थके कदमों से जब बिरजू अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि लखन की पत्नी सीमा घर के बाहर बेचैनी से खड़ी है। उसकी आंखें बार बार अंधेरे रास्ते की ओर जा टिकती थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हों। जैसे ही सीमा ने बिरजू को आते देखा, उसकी उम्मीदों को सहारा मिला। वह लपककर उसके पास आई और घबराए स्वर में बोली, भैया, लखन जी नहीं आए। वे कहाँ रह गए? वो भी तो आपके साथ ही गए थे ना? बिरजू के दिल में हलचल तो हुई, लेकिन उसने अपनी चिंता और अपराध बोध को चेहरे पर आने नहीं दिया। एक गहरी सांस लेकर उसने बात संभालते हुए कहा, हाँ बहन, लखन और मैं साथ ही गए थे। मैंने अपने मालिक से उनकी बात करवाई और मालिक ने उन्हें कल से काम पर आने को कह भी दिया। इसके बाद लखन मुझसे विदा लेकर कहीं और चला गया। मैं तो काम निपटाकर अब लौटा हूँ। सीमा का चेहरा चिंता से और अधिक सफेद पड़ गया। उसकी आवाज कांप उठी, भैया, लखन जी अभी तक घर नहीं आए हैं। पता नहीं वे कहाँ होंगे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। वो ठीक तो होंगे ना? बिरजू ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी झिझक थी। उसने कहा, चिंता मत करो बहन। हो सकता है उसने कहीं और भी काम की तलाश की हो और देर रात होने के कारण वहीं रुक गया हो। आप सुबह तक का इंतजार करो। मुझे पूरा यकीन है वो सुबह तक घर लौट आएगा। बिरजू ने उसकी ओर सहानुभूति भरी नजरों से देखा और फिर जल्दी से अपने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने सीमा को पीछे छोड़ा, उसके भीतर का बोझ और गहराता चला गया। हर कदम उसे अपने अपराध की याद दिला रहा था और वह सोच रहा था कि क्या यह राज हमेशा छुपा रहेगा या एक दिन उसका सच उजागर होकर उसकी जिंदगी को तहस-नहस कर देगा। लखन की पत्नी सीमा रात भर बेचैनी से जागती रही।
हर गुजरती घड़ी के साथ उसका दिल और भारी होता गया। जब सुबह की पहली किरणें खिड़की से अंदर आईं, तो उसके मन में हल्की उम्मीद जागी कि शायद लखन अब लौट आए। लेकिन जैसे जैसे सूरज आसमान में चढ़ता गया, उसका इंतजार और बेचैनी बढ़ती गई। दोपहर करीब आ चुकी थी। सीमा के सब्र का बांध टूट चुका था। घबराहट और डर से कांपती हुई वह सीधे बिरजू के घर पहुंची। दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। भैया, लखन जी अभी तक घर नहीं लौटे। मुझे समझ नहीं आ रहा वह कहाँ गए। क्या वह सही सलामत होंगे? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, उसने लगभग रोते हुए कहा। बिरजू ने अपने चेहरे पर गंभीरता और सहानुभूति का नकाब ओढ़ लिया। वह सीमा को तसल्ली देने की कोशिश में बोला, सीमा बहन, आप चिंता मत करो। मैं अभी जाकर लखन का पता लगाता हूँ। जहाँ भी होगा उसे अपने साथ लेकर ही लौटूंगा। सीमा ने उसकी बात पर थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन उसका दिल अभी भी भारी था। बिरजू ने उसे सहमति का आश्वासन देते हुए घर से बाहर कदम रखा, पर अंदर ही अंदर उसका दिल घबरा रहा था। गांव की गलियों से निकलकर वह तेज कदमों से जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल के बीचों बीच पेड़ों की घनी छांव के नीचे बिरजू एक बड़े पत्थर पर बैठा अपने ख्यालों में खोया हुआ था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जो उसके अंदर चल रहे तूफान को और बढ़ा रही थी। वह खुद से बुदबुदाया, लखन तो अब शायद कभी नहीं लौटेगा। सीमा बहन को अब अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही काटनी पड़ेगी। पर इसमें मेरा क्या दोष? ये सिक्के तो अब मेरे हैं और इनसे मैं अपनी किस्मत बदलने वाला हूँ। उसकी आंखों में लालच की चमक साफ झलक रही थी। वह सोचने लगा, थोड़ी देर और यहीं रुकता हूँ। फिर जाकर सीमा से कह दूंगा कि मैंने लखन को बहुत खोजा, पर उसका कोई पता नहीं चला। और जब सब उम्मीद छोड़ देंगे, तब मैं इन सिक्कों को बेचकर ढेर सारे पैसे कमा लूंगा। पूरे गांव में मेरा नाम होगा। मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसकी सोच यही नहीं रुकी। उसने अपनी पत्नी के बारे में सोचा। अब तक मैंने उसे भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। जब उसे इस बारे में बताऊंगा तो वह भी खुश हो जाएगी। लेकिन अगर उसने सिक्कों को देख लिया और अपनी जुबान फिसला दी तो सब बर्बाद हो जाएगा। मुझे घर लौटना चाहिए। कल रात तो मैंने चुपके से उन सिक्कों को कमरे में छुपा दिया था। अगर कहीं उसकी नजर उन पर पड़ गई तो वो पूरे गांव में शोर मचा देगी। अपनी सोच के जाल में फंसा बिरजू कुछ देर वहीं बैठा रहा। पेड़ों से छनकर आती धूप अब धीमी होने लगी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ घंटे यूं ही आराम किया। लेकिन जब वह उठा तो सूरज ढलने को था। उसे समय का अंदाजा होते ही बेचैनी हुई। बहुत देर हो गई है, अब मुझे घर लौटना चाहिए। शाम का समय था। आकाश में सूरज ढल चुका था और हल्की हल्की लालिमा आसमान पर छाई हुई थी। अपना चेहरा निराशा से ढका हुआ और कदमों में थकावट दिखाता हुआ धीमे कदमों से बिरजू सीमा के घर की ओर बढ़ा। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने घबराहट भरे स्वर में आवाज लगाई, सीमा बहन, ओ सीमा बहन, बाहर आओ। सीमा जल्दी से बाहर आई। बिरजू ने लंबी सांस लेते हुए कहा, सीमा बहन, मैंने लखन को हर जगह ढूंढा। जंगल, मैदान, गांव की हर गली छान मारी, लेकिन लखन का कहीं पता नहीं चला। पता नहीं लखन भाई कहाँ चले गए। पर तभी सीमा के पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, सीमा, कौन आया है? यह सुनते ही बिरजू का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसकी नजरें झट से उस दिशा में गईं और उसकी आंखें जैसे अपनी जगह पर थम गईं। सामने लखन खड़ा था, जीता जागता, मुस्कुराता हुआ। लखन को देखकर बिरजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांसें तेज हो गईं और आवाज कांपती हुई निकली, तुम यहाँ कैसे? लखन ने उसकी ओर ठंडी हंसी के साथ देखा और कहा,
क्यों बिरजू भैया, मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हो रही, या तुम्हें इस बात का डर है कि मैंने सीमा को सब कुछ बता दिया होगा? बिरजू कुछ भी बोलने में असमर्थ था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह लखन को घूरता रहा, उसकी आंखों में डर और अपराध बोध साफ झलक रहा था। क्या लखन को सब कुछ पता चल गया है? उसने सीमा बहन को सब बता दिया होगा। हे प्रभु, अब तो मेरा बचना मुश्किल है। उसके दिमाग में भागने के विचार तेजी से दौड़ने लगे। उसने मन ही मन कहा, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा, नहीं तो यह लखन मुझे जेल भिजवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मुझे अपनी पत्नी के साथ कहीं दूर भाग जाना चाहिए। हाँ, बस यही एक रास्ता है। लखन और बिरजू दोनों एक दूसरे को खामोशी से घूर रहे थे। लखन की पैनी निगाहें उस पर टिकी हुई थी और बिरजू महसूस कर रहा था कि उसकी हर चाल अब लखन की नजरों से छुपी नहीं है। वह किसी बहाने से वहां से निकलने की सोच रहा था, लेकिन उसका घबराया हुआ चेहरा उसकी मंशा को पहले ही जाहिर कर चुका था। सीमा उनकी इस असामान्य चुप्पी को देखकर असमंजस में थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। बिरजू का दिल अंदर ही अंदर बेतहाशा धड़क रहा था। वह लखन की आंखों में छिपे सवालों और उस अदृश्य ताकत से डर रहा था जिसने लखन को मौत के मुंह से खींच लिया था। बिना कुछ कहे बिरजू ने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया। उसकी चाल धीमी और बेहद सतर्क थी, मानो वह किसी अदृश्य खतरे से बचने की कोशिश कर रहा हो। वह दबे पांव वहां से निकल गया। गांव की पगडंडी पर चलते हुए उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। हे भगवान, यह सब कैसे हुआ? लखन तो तैरना भी नहीं जानता। फिर वह नदी से बचकर बाहर कैसे आ गया? कहीं कोई चमत्कार तो नहीं हुआ? अब मुझे और देर नहीं करनी चाहिए। आज ही मुझे अपनी पत्नी के साथ इस संदूक को लेकर गांव छोड़ देना चाहिए। अगर लखन ने सच उगल दिया तो मैं बच नहीं पाऊंगा। जैसे ही बिरजू अपने घर पहुंचा, उसका ध्यान सबसे पहले उस संदूक की ओर गया जिसमें उसने सोने के सिक्के छिपा रखे थे। वह जल्दी जल्दी कमरे के अंदर गया और संदूक के पास पहुंचकर सांस रोक ली। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर संदूक खोला। संदूक का ढक्कन खुलते ही उसका दिल जैसे धक्के से रह गया। अंदर सोने के चमचमाते सिक्कों की जगह केवल कंकड़ भरे हुए थे। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। हे भगवान, यह सब कैसे हुआ? मेरे सिक्के कहाँ गए? क्या यह लखन ने किया? क्या वह चुपचाप मेरे घर आया और मेरे सिक्के चुरा लिए? वह संदूक में रखे कंकड़ों को हाथ से हटाने लगा, जैसे उन्हें हटाने पर उसके सिक्के वापस आ जाएंगे। बिरजू संदूक के अंदर झांकते हुए बुरी तरह से हांफ रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी और माथे से पसीने की बूंदें बहने लगीं। अब क्या करूं? अगर लखन ने वाकई सिक्के चुरा लिए हैं तो वह मुझे उजागर करने में देर नहीं करेगा। मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा। उसके दिल और दिमाग में डर, लालच और अपराध बोध की एक अजीब सी लड़ाई चल रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार लखन का चेहरा और खाली संदूक के कंकड़ घूम रहे थे। उसका लालच और डर अब एक दूसरे से टकरा रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस खेल में लखन ने उसे मात कैसे दे दी। उसकी दुनिया अब सिक्कों के साथ साथ उसके झूठ और पाप के जाल में फंसकर बिखरने लगी थी। तभी अचानक कमरे में हल्की हवा का झोंका आया और उसके सामने वही बूढ़ी अम्मा प्रकट हो गई। अम्मा के अचानक प्रकट होने से बिरजू एकदम चौंक गया। उसका चेहरा डर और हैरानी से सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, अम्मा, आप यहाँ कैसे? कौन है आप? बूढ़ी अम्मा ने अपनी तेज और गंभीर आवाज में कहा, अपनी गंदी जुबान से मुझे अम्मा मत कह पापी। तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें अम्मा कहने का कोई हक नहीं। तुम एक लालची, स्वार्थी और निर्दयी व्यक्ति हो। अपने ही दोस्त के साथ इतना घिनौना काम करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई। बिरजू के होंठ कांपने लगे। उसने सिर झुकाकर कहा, अम्मा, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था।
कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अम्मा की आंखों में क्रोध की लपटें जल उठीं। वह गर्जना करती हुई बोली, गलती माफ उसे किया जाता है जिसने कोई भूल की हो, लेकिन तुमने भूल नहीं, गुनाह किया है। तुमने अपने दोस्त को धोखा दिया, उसे मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश की। और क्यों? कुछ सोने के सिक्कों के लिए? क्या तुम्हारी दोस्ती इतनी सस्ती थी? बिरजू अब पूरी तरह घुटनों के बल गिर गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, अम्मा मुझे एक मौका और दीजिए। मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश करूंगा। अम्मा की आवाज और तीखी हो गई। उन्होंने कहा, तुम्हें तुम्हारी करनी की सजा मिल चुकी है और यही तुम्हारी नियति है। अब न तुम्हारे पास तुम्हारा वह दोस्त है, न तुम्हारे सोने के सिक्के। यह कंकड़ तुम्हारे लालच का सबूत है। अब सारी जिंदगी इन्हीं कंकड़ों के साथ खेलते रहो और अमीर बनने के सपने देखते रहो। तुम्हारे पाप का बोझ तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देगा। इतना कहकर अम्मा ने अपनी लाठी उठाई और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गईं। उनके जाने के बाद कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। बिरजू वहीं अपने घर के कोने में बैठा गहरी सोच में डूबा रह गया। उसकी आंखों में डर और पछतावे के आंसू थे। जिस सोने और दौलत के सपने उसने देखे थे वे सब अब कंकड़ों में बदल चुके थे। उसका लालच और धोखा उसे ही निगलने को तैयार था। दूसरी ओर लखन ने अपनी पत्नी सीमा के साथ अपने घर में प्रवेश किया। सीमा को कुछ अजीब तो लग रहा था, लेकिन लखन की चुप्पी देखकर वह ज्यादा कुछ पूछ नहीं पाई। लखन अंदर जाकर खिड़की के पास बैठ गया। उसकी आंखें जमीन पर टिकी थी और मन में सवालों का भंवर चल रहा था। उसने गहरी सांस लेते हुए सोचा, क्या मुझे सीमा को सब सच बता देना चाहिए? जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वह जानने का हक तो उसे है, लेकिन अगर मैंने सब बताया तो वह बहुत परेशान हो जाएगी। लखन का दिल भारी था। वह खुद से ही बातें करने लगा, बिरजू ने मेरे साथ बहुत गलत किया, मेरा भरोसा तोड़ा, मेरी जान लेने की कोशिश की और मेरे सारे सपनों को मुझसे छीन लिया। पर अगर मैंने सीमा को यह सब बता दिया तो वह जरूर पुलिस को खबर करेगी। बिरजू जेल में होगा और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन इससे उसकी मासूम बीवी और बच्चे भी तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। उनका तो इस सब में कोई दोष नहीं है। बिरजू के बिना वे कैसे जिएंगे? उनका क्या होगा? लखन की आंखों में कशमकश साफ झलक रही थी। वह अपने अंदर उठ रहे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसकी मुट्ठी गुस्से और दर्द से कस गई। लेकिन मैं क्या करूं? बिरजू को सजा मिलनी चाहिए। उसने मेरे साथ धोखा किया है। उसने मेरे सपनों को रौंद दिया। क्या मुझे चुप रह जाना चाहिए? उसी पल कमरे में हल्की ठंडी हवा का झोंका आया। लखन ने सिर उठाया और सामने बूढ़ी अम्मा को खड़े देखा। उनकी उपस्थिति से कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। लखन बूढ़ी अम्मा को देखकर एकदम स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में हैरानी और खुशी दोनों झलक रही थी। वह हैरान होकर बोला, अम्मा आप यहाँ कैसे पहुंची और आपको मेरे घर का पता कैसे चला? बूढ़ी अम्मा हल्के से मुस्कुराईं और बड़े स्नेहपूर्ण स्वर में बोलीं, लखन बेटा, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ। मुझे हर जगह का पता है। यह कहते ही उन्होंने अपनी छड़ी घुमाई और अचानक वहाँ एक चमचमाता संदूक प्रकट हो गया। वह संदूक देखते ही लखन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह उत्साह से बोला, अम्मा यह तो वही संदूक है ना जो आपने मुझे दिया था। अम्मा ने उसकी ओर देख प्यार से सिर हिलाया और कहा, हाँ बेटा, यह वही संदूक है और अब यह पूरी तरह से तुम्हारा हो गया। लखन की खुशी पल भर में सवालों में बदल गई। उसने आश्चर्य से पूछा, लेकिन अम्मा यह संदूक तो बिरजू के पास था ना? बूढ़ी अम्मा ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, हाँ लखन, जो बिरजू के पास होना चाहिए था वह उसे मिल गया है और जो तुम्हारे पास होना चाहिए वह यह संदूक है।
जैसे ही लखन ने संदूक का ढक्कन खोला, उसकी आंखें चौंधिया गईं। अंदर ढेर सारे चमचमाते सोने के सिक्के पड़े थे जो सूरज की किरणों की तरह जगमगा रहे थे। लखन अवाक रह गया और संदूक को अपलक निहारने लगा। उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। आखिर उसने धीरे से कहा, अम्मा, इसमें तो अनगिनत सोने के सिक्के हैं। बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई और स्नेहभरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। हाँ लखन बेटा, यह सब अब तुम्हारा है। इसे संभाल कर रखना और इसका उपयोग बुद्धिमानी से करना। लखन अभी तक अपने भाग्य पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वह कुछ और पूछने ही वाला था कि तभी बूढ़ी अम्मा ने अपनी छड़ी घुमाई और पलक झपकते ही वहां से गायब हो गई। तब तक सीमा भी कमरे में आ गई। लखन और सीमा हक्का बक्का होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। सीमा ने धीमे स्वर में कहा, ये कौन थी और अचानक से कहां चली गई? ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना देख रहे हों। लखन ने गहरी सांस ली और संदूक पर हाथ रखते हुए बोला, सीमा, मुझे लगता है ये कोई साधारण इंसान नहीं थी। शायद ये कोई फरिश्ता थी जो हमारी मदद करने आई थी। सीमा ने सिक्कों को निहारते हुए कहा, जी, इतने सारे सोने के सिक्के, अब तो हम अमीर हो जाएंगे। हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। लखन ने उसकी आंखों में झलकती उम्मीद को देखा और मुस्कुरा कर कहा, हाँ सीमा, अब हम अपने सारे सपने पूरे करेंगे। जो सपने हमने देखे थे, जो ख्वाब हमने अपने बच्चों के लिए सजाए थे, वे अब सच होंगे। लेकिन हमें इनका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना होगा, ताकि इनसे सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि औरों की जिंदगी भी बेहतर हो सके। उसकी आवाज में न केवल उत्साह था बल्कि एक जिम्मेदारी का एहसास भी। वह जानता था कि यह अनमोल तोहफा सिर्फ एक वरदान नहीं बल्कि एक परीक्षा भी है।